का ख़राब होना आजकल के दौर में एक बहुत बड़ी बीमारी है। और अगर हम अपने इर्द-गिर्द देखें तो हर चौथा, पाँचवाँ, छठा मरीज़ हमें कहीं न कहीं हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी का नज़र आता है। उसके साथ जो हमें चीज़ देखने को मिलती है वो ये मिलती है कि डिज़ीज़ प्रोग्रेशन और चीज़ें वो इतनी तेज़ी से डिटीरियोरेट होती हैं कि अक्सर औक़ात इलाज की स्टेज तक पहुँचते हुए बहुत टाइम गुज़र चुका होता है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस जिसको हम काला यरकान कहते हैं, उसकी क्या अलामात हैं? आप अगर कोई उनके साइन्स एंड सिम्पटम्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो आप कितनी जल्दी अपने मौलिद से राब्ता करें, ताकि आपकी बीमारी की प्रोग्रेशन को रोका जा सके। तो वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सबा, एक दफ़ा फिर आपके साथ। उम्मीद है सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बताती चलूँ कि काले यरकान को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। काले यरकान का मतलब ये है कि आपको खुदा ना ख़ास्ता हेपेटाइटिस बी या सी, कॉमनली यही है कि इन 2 वायरसेस में से किसी एक वायरस से इन्फेक्शन हुई। अब हम आते हैं इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन पे कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। पहली चीज़ तो ये कि आपने खुदा न खास्ता बाय बर्थ एक्वायर कर लिया, यानी आपके वालदा में से वालदा उस वक्त हेपेटाइटिस की मरीज़ थी और उनकी कोई एक्टिव फॉर्म चल रही थी, और आप जब पैदा हुए तो आपको पैदा होते ही साथ उस ब्लड के ज़रिए आपकी कॉर्ड पे वो आपको मिल गया, ठीक है, एक तरीका तो ये है। उसके बाद क्या है? उसके बाद ये है कि आपको खुदा न खास्ता कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई, सर्जिकल प्रोसीजर हुआ, सेक्सुअल कांटेक्ट इस तरह का जिसमें किसी दूसरे पार्टनर को हेपेटाइटिस था और उससे आपने एक्वायर कर लिया। उसके अलावा जो है आपकी नीडल शेयरिंग, यानी कि आप टीके लगाते हैं, जो आईवी ड्रग अब्यूज़र जो होते हैं, यानी स्पेशली वो वाले जो नशे के टीके लगाते हैं। नशे के टीकों के अलावा अगर आप अनसेफ जगह से कोई भी शेव करवाते हैं जिसमें ब्लेड्स चेंज नहीं होते, और उसके साथ ये कि आज सिरिंजेस यानी टीके लगवाने का अगर रुझान है और आप किसी ऐसी जगह से लगाते हैं जो कि सिरिंजेस को चेंज नहीं करते, डिस्पोजेबल सिरिंजेस नई यूज़ नहीं करते, तो आपको हेपेटाइटिस बी या सी होने का इम्कान हो सकता है। अब हम आते हैं कि इसमें होता क्या है। सबसे पहली चीज़ जो इसमें आती है वो आती है आँखों की पिलाहट, जिसको अक्सर औक़ात मरीज़ नोटिस करते हैं कि हमारी आँखों का रंग पीला होना शुरू हो गया या गदला होना शुरू हो गया। सबसे पहले स्क्लेरा जो है, यानी जो आँख का सफ़ेद हिस्सा है, इसमें पिलाहट आना शुरू होती है और ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती है और वक़्त के साथ-साथ ये बढ़ती जाती है। एक्टिव जब डिज़ीज़ चल रही होती है तो उसकी कुछ स्टेजेज़ हैं, जिनमें स्टेज 1, 3, 4 शामिल हैं। 4 जब आ जाती है तो इसका मतलब है कि जिगर मुकम्मल तौर पे सिकुड़ चुका है, उसका फाइब्रोसिस हो चुका है और अब खुदा न खास्ता इस जिगर में कैंसर में कन्वर्ट होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब बात जहाँ तक आती है अलामात की, तो आँखों का पीलापन, उसके साथ क्या होता है कि पेट फूलना शुरू हो जाता है, जिसमें पहले बदहज़मी, डकारों का आना, खाने का ऊपर की तरफ आपको महसूस होना, तेज़ाबियत की शिकायत रहना और पेट मुतवातर फूले रहना और फूलते चले जाना। पेट की जो आपका बेली बटन है, उसके इर्द-गिर्द वेन्स का एक जाल बन जाना, स्किन में शाइन आ जाना, यानी आपको एक चमकदार पेट की स्किन जो है, एक फूली हुई हो, एक तो बड़ा हो जाता है पेट और उसके ऊपर की जिल्द जो है वो चमकदार हो जाती है। उसके बाद पैरों पे सोजन आ जाना, आपके हाथों की हथेलियों का गोश्त खत्म हो जाना, यानी यहाँ पे आपको गढ़ा सा महसूस होता है अगर आप देखें। उंगलियों का पतला हो जाना, रंगत का तब्दील हो जाना, यानी आपकी रंगत एक जिसे कहते हैं ना तांबे लाइक सी, यानी कि डार्क कलर शेड्स में चली जाती है। उसके बाद जो यहाँ टेम्पोरल है, ये आपका जो है यहाँ से आपकी गोश्त यहाँ से हटना शुरू हो जाता है, गढ़ा यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद जो अगली चीज़ है मर्दों में आती, वो आती है गायनेकोमेस्टिया, यानी कि आपकी छातियों का साइज़ बढ़ जाना, और अगर फीमेल में आए तो ब्रेस्ट एट्रोफी, यानी कि छातियों का साइज़ रिड्यूस हो जाना। उसके बाद जो अगली चीज़ हम इसमें देखते हैं वो ये आती है कि खून की उल्टी या पखाने काले रंग के आना या पखाने में खून आना, ये इसकी एक्सट्रीम फॉर्म्स हैं। अगर खुदा ना खास्ता इनमें से कुछ भी है तो ये काले यरकान की अलामात हैं। अब इसमें है कि इलाज की क्या-क्या ऑप्शन है, इन्वेस्टिगेशंस में क्या-क्या है। इन्वेस्टिगेशंस की तरफ अपन आए तो सबसे पहली चीज़ जो आजकल होती है वो ये होती है स्क्रीनिंग, जिसमें आप हेपेटाइटिस बी, सी और एचआईवी तीनों चीज़ों को अलग-अलग किट से स्क्रीन कर देते हैं। अगर स्क्रीनिंग में कोई चीज़ पॉजिटिव आती है तो हम एलाइज़ा पे जाते हैं और फिर एलाइज़ा के बाद आपका पीसीआर होता है, जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है। उसके बाद गोलियों का इलाज जो है आजकल वो होता है और गोलियाँ ईज़िली मौजूद हैं।
जिसकी एक मुकर्ररा मुद्दत तक आपने अपने मौलिद से मशवरा करना है, और वो आपका जो आपकी ड्यूरेशन है उसको भी प्लान करेंगे, और कौन सी दवाइयों की कॉम्बिनेशन लेनी है वो आपको साथ में बताएंगे। अब जहाँ तक बात आती है खुराक की, तो खुराक में जो सबसे बड़ी एहतियात होती है वो ये होती है कि जब लिवर काम करना छोड़ता है तो आपके जिस्म में प्रोटीन कम बनती है, जिससे क्या होता है कि आपका जिस्म सूजना शुरू हो जाता है, जिसको हम एनासार्का कहते हैं। यानी आपका फेस भी सोलन होगा, आपके हाथ पाँव पे भी सूजन होगी, पेट में पानी होगा, खुदा ना खास्ता लंग्स में पानी आ सकता है, बैठ के सांस खराब हो सकता है जिसको हम ऑर्थोडिऑक्सिया कहते हैं, या हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम कहते हैं। उसके साथ गुर्दे खराब हो सकते हैं जिसको हम हेपेटोरीनल सिंड्रोम कहते हैं। ये इसकी मजीद वर्स फॉर्म है कि सिर्फ जिगर ही नहीं जाता, उसके साथ आपके गुर्दे और उसके साथ लिवर, किडनी, हर चीज़ जो है वो अफेक्ट होती है। जो मेन सिंथेटिक मार्कर है आपका वो है एल्ब्यूमिन का। अगर लिवर एल्ब्यूमिन बनाना छोड़ देता है तो जिस्म में पानी का ठहराव बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जिस्म सूजना शुरू हो जाता है, वेसल्स में पानी नहीं ठहरता है और पानी सीप आउट करता है। उस तरह के मरीज़ को हम ये कहते हैं कि आप हाई प्रोटीन यानी एल्ब्यूमिन से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा दें। अब एल्ब्यूमिन की अगर बात करें तो अंडा सबसे अच्छा सोर्स है, अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो अंडे की सफ़ेदी जो है दैट्स अ वेरी गुड सोर्स, आप अपने मॉलिज के मशवरे से इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि एमोनिया इन पेशेंट्स में बढ़ता है तो ये किसी स्टेज पे बेहोशी में जा सकते हैं। अब अमोनिया कहाँ से आएगा? अमोनिया ने प्रोटीन से आना है। तो इन चीज़ों को बहुत बैलेंस लेके चलना होता है कि आपके मौलिद से जो आपको खुराक एडवाइस की है कि आपने कितनी गोश्त की मिकदार लेनी है, कितनी दाल लेनी है और कितनी आपने उससे उस मुकर्ररा मिकदार से तजावुज़ नहीं करना, वरना आप बेहोशी की कैफियत में चले जाएँगे जिसको हम हेपेटिक एनकेफेलोपैथी कहते हैं। इसलिए और दूसरी चीज़ की जो एहतियात है सबसे वो ये है कि आपने किसी सूरत खुद को कब्ज़ नहीं होने देनी। इनमें 1 से 2 बहाने आना आपके लिए लाज़मी है। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक इतना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।